So good evening friends, welcome to our channel लोक सेवा एग्जाम पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी। कैसे हैं दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? होप यू आर स्टडीइंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 2 जुलाई फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर फॉर यूपीएससी ईपीएफओ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लेबर लॉ चैलेंज चल रहा है दोस्तों। टुडे इज द डे 14th डे वी आर डेली वी आर डिस्कसिंग 5 to 10 क्वेश्चंस रिगार्डिंग लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, accounting and some other related topics. ठीक है दोस्तों, hope you are liking this initiative and this initiative is helping you in your preparation to practice MCQs and to clear the concept, how to remember the facts, all those things. Definitely it will help in your examination. ठीक है दोस्तों, so please join our channel, subscribe our channel if you have not subscribed for more videos, and definitely we will come up with the more videos. ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा दोस्तों आज का 14 डे है हमारा ये। चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स एंड ई बुक फॉर लेबर लॉज ई बुक PDF file is available. You can buy in just 199 rupees. We will discuss in detail in next video. Already I have made one video for especially for that labor law e-book. ठीक है दोस्तों, सो प्लीज जाइए और वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, यू विल गेट ऑल द कंटेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट आवर लेबर लॉ चैलेंज डे 14 दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल पीरियड, सॉरी यहाँ पे पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव एडमिसल टू ए वुमेन एम्प्लॉई हैविंग 2 or more than 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स एक्ट 2017। बताइए दोस्तों, कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग द टोटल पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव एडमिशन टू वीमेन हैविंग 2 or more than 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन अंडर द प्रोविजन ऑफ। ठीक है दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि जिसके 2 से ज्यादा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या, एज पर दिस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, up to 2 children, if you are have any women employees having up to 2 children, she will get 26 weeks दोस्तों, 26 week they will get। ठीक है, up to 2 children। बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, बट सिंपल क्वेश्चन में क्या है कि उनको 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, 26 weeks they will get as per this amendment 2017। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि जिसके 2 या 2 से ज्यादा हैं सर्वाइविंग चिल्ड्रन, उसके लिए क्या है दोस्तों, ये एक स्पेशल कंडीशन है यहाँ पे सी 12 वीक्स केवल मिलेगा। ओनली 12 वीक्स दे विल बी अलाउड इफ दे आर हैविंग मोर देन 2 or more than 2 चिल्ड्रंस, 2 or more than 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों, तो एज पर मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। कितने ब्रेक्स ले सकती हैं, कितनी बार क्रिचेस जा सकती हैं, ठीक है, कितनी हफ्ते पहले सपोज डिलीवरी डेट से बिफोर हाउ मेनी वीक्स दे कैन टेक लीव, देन आफ्टर डिलीवरी हाउ मेनी वीक्स इज अलाउड, ऑल दोज थिंग्स यू विल हैव टू स्टडी इन दिस एक्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन। सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन विच ईयर। The factual question is, but sometimes they are asking and they can give in statement also. So which of the following statements are correct like that? So you should know there are till now there are 2 labor national commission on labor has been formed by the Indian government. ठीक है, first was in 1966 and 69 submitted its report. I already have given this question. ठीक है, तो first national commission on labor it was formed in 1966 and submitted its report in 1969. ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ पे आई क्वेश्चन में इसमें पूछा जा रहा है कि सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन देखें 1999, 2002, 1969। 69 में पहला सबमिट किया गया था, दूसरा ऑप्शन जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट 2002 में सबमिट की गई दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है बट यू शुड नो। ठीक है, तो 2002 में इसका आंसर क्या है 2002। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, देयर आर 3 स्कीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, all 3 are very important. You should know all the features and provisions of all these schemes. Definitely 1 or 2
दे विल बी आस्किंग 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दीज स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या पूछ रहा है, कब लॉन्च किए, 2018, 19, 2014, 15। एक्चुअली क्या होता है, बहुत इजी लगता है, बट you get confused in examination until and unless you have practiced it very well or you remember these things by heart, ठीक है दोस्तों। तो ये अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बट आप प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको याद होगा। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली दोस्तों, तो एग्जाम में गलती होने की चांसेस कम होते हैं। दिस आई एम टेलिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, आई हैव क्लियर्ड 3 प्रीलिम्स विद द मोर देन 140 मार्क्स, 135 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। So and that was due to the practice and practice. The more MCQs you practice, there will be less chance of error and you will remember more facts, especially for prelims, ठीक है दोस्तों। So please remember my words. This is my personal experience I am telling. It's not like that कि I am just running a coaching institute. No, I am just helping you the aspirants how you can maximize your scores, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका आंसर क्या है, 2015 में दोस्तों ये स्कीम लॉन्च की गई थी। द प्रोविजन ऑफ राइट टू वर्क इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, द प्रोविजन ऑफ राइट टू वर्क इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। जो डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स है DSP, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बाय हार्ट एवरी आर्टिकल शुड रिमेंबर। 36 से लेके 51 तक, और 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। जो 12 से 15 तो फंडामेंटल राइट्स हैं। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रियम्बल, you should remember all those things. Just take a printout of all those things and put on, paste on your study table, before your study table, and daily you just revise and revise, go through. One day you will be remembering. This is personal trick I am telling you दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट टू वर्क, जो काम करने का अधिकार है, वो किस आर्टिकल में मेंशन है। सिंपल क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन मेनी एग्जाम्स, ठीक है। आर्टिकल देखिए यहाँ पे 39 है, 43 है, 43 है ऑलरेडी, 43B ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों इसका आंसर है। ये आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिकल आप बार बार इसको पढ़िए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो DSP है, DPSP है, वो आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 41 में क्या राइट टू वर्क मेंशन किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके पहले कि आगे बढ़े मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों, ये क्या है हमारा, देखिए, जस्ट आई एम टेलिंग वी हैव लॉन्च्ड वन ई बुक फॉर लेबर लॉज एंड IR, ठीक है दोस्तों। लेबर लॉज ई बुक फॉर one single PDF, just 120 pages. You will get all the important facts, important acts covered about the labor laws and industrial relations दोस्तों, ठीक है। तो just 199 रुपीज इसका कॉस्ट है, व्हाट्सएप पे है। इसका सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल और पेमेंट लिंक्स एंड कैसे आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज गो थ्रू दिस book is prepared with the all important acts, with all the provisions in very crisp manner. It will be help in revising the whole labor laws in just half an hour, ठीक है दोस्तों। सो प्लीज आप इसको गो थ्रू करिए, देखिए, इसे सैंपल भी दिया गया है। अगर आपको अच्छा लगे, इफ यू फील दैट दिस इज हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन, प्लीज गो एंड डाउनलोड दिस बुक एंड गेट दिस बुक, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैं आपको जस्ट वो दिखा देता हूँ, ठीक है। बुक का एक कंटेंट क्या क्या है, देखिए दोस्तों, ये रहा दोस्तों एक कंटेंट इसका। देखिए इसमें क्या क्या रहेगा आपको, इंट्रोडक्शन, फिलोसफी ऑफ लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ILO और इंडस्ट्रियल जो लेबर लॉ है उसमें क्या रिलेशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लेबर रिलेशन में क्या क्या रिलेशन है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए वेजेज एंड इसके इंपॉर्टेंट एक्ट, देखिए आप सारे एक्ट कवर है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट दोस्तों, ठीक है। ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोविडेंट फंड एक्ट, ESIC एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अप्रेंटिसशिप एक्ट, POS एक्ट, एवरी आर्टिकल एंड आल्सो दोस्तों न्यू लेबर कोड आल्सो कवर्ड। यू विल गेट ऑल दिस PDF कंटेंट इन दिस PDF, जस्ट गो थ्रू एंड प्लीज डाउनलोड, बाय दिस ई बुक इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है दोस्तों। चलिए वी विल स्टार्ट कंटिन्यू और यस वी विल कंटिन्यू आवर लेबर लॉ चैलेंज। तो ये इसका चौथा क्वेश्चन का जो आंसर था दोस्तों वो क्या था, D। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ
The primary purpose of which of the following is to protect minimum labor standards and improve working condition. The primary purpose of which of the following is to protect minimum labor standards and improve working condition. थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको अंडरस्टैंडिंग से करना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एंड वेज लेजिस्लेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 दिया गया। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटेक्ट मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन किस किस में होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किस में मिनिमम होता है। तो इसके ऑप्शंस क्या है, इसका देखिए आंसर क्या है, प्रोटेक्टिव। तो इम्प्रूव करने के लिए क्या है, तो ये जो रक्षात्मक होता है, तो इसका आंसर दोस्तों ए है, जो कि प्रोटेक्ट करता है जो लेबर्स को फ्रॉम एनी एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड जो है कि उनकी वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो कौन से ऐसे लॉज होते हैं जो उसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सर ये 4th लिखा, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 a retrenched workmen can be given an opportunity to re-employment। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट जो भी होता है एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में भी, इट देयर आर प्रोविजंस हाउ टू सॉल्व। तो रिट्रेंच्ड वर्कमैन, जिसको मतलब कि फायर कर दिया, जो कि निकाला जा चुका है कंपनी से, रिट्रेंच्ड वर्कमैन कैन बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू री एम्प्लॉयमेंट। फिर से एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करना चाहे तो उसको किस एक्ट के तहत, किस सेक्शन में ऐसा मेंशन किया गया है। एक्चुअली these articles are having a lot of acts. Some we need not to remember all the section, but some important section actually we should know and we can learn, we can remember। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे 25H, 25G, 25F, 25C। इसका आंसर दोस्तों 25H है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस आंसर। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में इसमें ये प्रोविजन दिया गया है। सेक्शंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है ऑल, बट कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे सभी इंपॉर्टेंट एक्ट्स में। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट में, मिनिमम वेज एक्ट में, या जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ESI एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, उसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको आपको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करके देखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा लेवल ऑफ चैलेंज डे 14। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप? होप यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव एंड दिस इज हेल्पिंग यू। ठीक है, चलिए देखते रहिए एंड प्लीज ज्वाइन और डाउनलोड ई बुक फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। सी यू एंड कीप एंजॉइंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू दोस्तों।